Yeah. करें भी स्टार्ट? Yes, sir. सर आज भी क्वेश्चंस करेंगे? थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, नए कंसेप्ट करेंगे, उन पे बेस क्वेश्चन होगा। ओके सर। चलो देखना बेटा, कल वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन समझ में आ गए सबको? यस सर। कल वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन समझ में आ गए सबको? यस सर। यस सर। देखना आगे देखना बेटा, रूल होता है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में लास्ट में क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम को एल से लिखते थे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P is equal to angular momentum of system with respect to center of mass plus angular momentum of center of mass of the system with respect to point P। ये एक रूल है जो आपको याद रखना है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का लास्ट में ये क्वेश्चन है कि आपको इसको
डिराइव करना है। ठीक है, तो डेरिवेशन देखना है, करनी है या नहीं करनी है बताओ। पर पी से क्या है? P एक पॉइंट है। Angular momentum of any system with respect to point P is equal to angular momentum of system with respect to center of mass plus angular momentum of center of mass with respect to point P। ये आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट? नो No, सर। sir. ठीक है, ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, इसी पे बेस हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आप वहां से समझ लेना इसको। ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है। ठीक है, ये v स्पीड से चल रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। एल एंगुलर मोमेंटम है। L मींस एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा। ये v से चल रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। इस पे हमने 2 पॉइंट एज्यूम कर लिए। ठीक है, एक पॉइंट मैंने मान लिया बेटा ये A पॉइंट है, सही। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको B बोल दिया, इधर वाले पॉइंट का नाम मैंने C रख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। फिर निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट B, और फिर निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट C। आपको ये तीनों बताने। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। ये 3 चीजें हमें यहां पर करनी है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा। सबसे पहले आप यहां पर अलग से एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल। आप सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल लो, कितना आएगा। बेटा सेंटर ऑफ मास क्या है, कौन सा पॉइंट है इसमें? सर पॉइंट ओ। ओ। अब आप O पॉइंट पे खड़े होके ऑब्जर्व करो कि आपको ये स्फीयर चलता हुआ दिखाई देगा या सिर्फ घूमता हुआ दिखाई देगा। घूमता हुआ। सिर्फ घूमता हुआ, क्योंकि आप O पॉइंट पे खड़े हो गए, जिस हिसाब से O पॉइंट चल रहा है उस हिसाब से आप भी चल रहे हो। समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि O पॉइंट Yes, sir. सेंटर ऑफ मास है, आप O पॉइंट पे खड़े हो गए, तो जिस हिसाब से O पॉइंट चल रहा है उस हिसाब से आप भी चल रहे हो, तो आपको इस स्फीयर की मोशन तो फील नहीं होगी, ट्रांसलेटरी मोशन, सिर्फ रोटेशन फील होगी। कोई डाउट? नो सर। हाँ बेटा, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? यस यस सर। तो बेटा O पॉइंट के हिसाब से इसकी सिर्फ रोटेशनल मोशन है, तो रिजल्ट आ गया ICM इंटू ओमेगा। क्या रिजल्ट आ गया? ICM इंटू ओमेगा। क्यों? क्योंकि खाली रोटेशन है, तो ICM इंटू ओमेगा। अब आप डायरेक्शन देख लो, अगर आप एरो देखो, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा, तो ये आ गया माइनस k कैप। अब स्फीयर है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस k कैप। कोई डाउट? नो सर। किसी को कोई डाउट, कोई चीज नहीं समझ में आई हो इसमें? हाँ बेटा, समझ आ गई मैंने क्या कहा है? यस सर। अब आप समझना ध्यान से, मुझे जो क्वेश्चन में निकालना था, मुझे कैलकुलेट करना था एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। हमें ये कैलकुलेट करना था। देखना बड़े ध्यान से, क्या मतलब बना इसका, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे। एंगुलर मोमेंटम
सर एक बार एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बता दो बीच में। हाँ कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। ओके सर। के कैप क्यों आया, के कैप ही क्यों आया, अब ये भी समझ लेना भाई, के कैप ही क्यों आया। बेटा जब ये घूमेगा ऐसे तो डायरेक्शन अंदर होगी, और अंदर वाले को मैं माइनस के कैप मान रहा हूँ, बाहर वाले को प्लस के कैप मान रहा हूँ। ठीक है, ये बेटा फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट निकालने का। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। अब मैं यही चीज यहां कर रहा हूं, मुझे एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए निकालना है, तो मैं इसको लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। कोई डाउट? नो सर। समझ आ गया? अब आप बड़े ध्यान से समझो, ये वाली टर्म तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। कोई डाउट है क्या? नो सर। अब हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। मतलब अब बंदा पॉइंट ए पे खड़ा है और सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्व कर रहा है। बंदा पॉइंट ए पे खड़ा है और सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्व कर रहा है। देखना क्या होगा, अगर बंदा पॉइंट ए से सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्व करे तो क्या होगा? बोलो बेटा। ट्रांसलेटरी और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होगी। ए पॉइंट से सेंटर ऑफ मास को देखना है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को देखना है, तो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट तो सीधा सीधा जा रहा है। यस सर। तो सीधा ट्रांसलेटरी मोशन है, मतलब mv इंटू आर आ गया। बेटा अगर सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन है तो आप समझ सकते हो ये वाला डिस्टेंस r है, तो ये हो गया mv इंटू आर, r क्रॉस p, ये भी अंदर आ गया। तो अगर मैं यहां से लिखूं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए mv इंटू आर, ये भी अंदर है तो माइनस के कैप। किसी को कोई डाउट? नो सर। आप करके देख लो, r क्रॉस p, r क्रॉस p, थंब अंदर आ रहा है। बोलो बेटा। सर लेकिन हम के कैप ही क्यों ले रहे हैं इसमें? बेटा मैं मान रहा हूं ये जो प्लेन ऑफ बोर्ड है वो एक्स वाई प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगी। सर ये राइट हैंड थंब रूल दोबारा बता दो। बेटा आर क्रॉस पी होता है, आपको सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्व करना है, तो ए पॉइंट से ओ पॉइंट तक ये आर हो गया, मोमेंटम इस साइड है, तो आर क्रॉस पी, थंब कहां गया बेटा? अंदर। समझ में आया मैंने क्या कहा है? बोलो। यस सर। आर क्रॉस पी, थंब आ गया अंदर, तो ये आ गया। हमें तो बेटा ये वैल्यू निकालनी थी, हम इस पे आ जाते हैं डायरेक्टली। तो ये आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या है? 2/5 mr² ओमेगा माइनस के कैप प्लस mvr माइनस के कैप। तो जैसे ही आपने इसको सोल्व किया, रिजल्ट आ गया mvr प्लस 2/5 mr² ओमेगा माइनस के कैप विल बी योर आंसर। किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा, बोलो। यस सर। चलो, ऑन द सेम लाइन फटाफट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी निकाल के बताना। डायग्राम है आपके पास, फटाफट ट्राई करो। सर सेम ही आएगा ना इसमें भी? सेम नहीं आएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एक की चेक करो। हाँ जी, देखो ये वाली टर्म तो सेम रहनी है।
पहले sir. वाली टर्म तो सेम रहनी है 2/5 mr² ओमेगा माइनस के कैप। अब बताओ बेटा दूसरी टर्म में r क्रॉस p करके देखो, अंदर आएगा कि बाहर आएगा? तो बाहर आएगा। बाहर। p पॉइंट से देखना है। अब r क्रॉस p बाहर की डायरेक्शन आ रही है, समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? r क्रॉस p बाहर आ रहा है, पहले कहां आ रहा था? अंदर आ रहा, अब बाहर आ रहा है। अब अगर ये बाहर आ रहा है तो डायरेक्शन वैल्यू तो वही mvr, बस डायरेक्शन क्या हो गई? पॉजिटिव। पॉजिटिव के कैप। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ गया? mvr माइनस 2/5 mr² ओमेगा इंटू के कैप। कोई डाउट? बोलो बेटा। नो सर। क्वेश्चन आ सकता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ v, या व्हाट इज द रेशियो ऑफ v एंड ओमेगा सच दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू b बिकम्स 0। तो मतलब आपको इसको किसके इक्वल रखना है? 0 के। 0 के। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी पॉइंट से। देखो अब बेटा एक टर्म तो सेम है, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट से देखूंगा तो मुझे लीनियर मोशन ही दिखेगी सेंटर ऑफ मास की, बट आर क्रॉस पी 0 हो जाएगा। क्यों? सी पॉइंट से यही आ रहा है और इसी साइड पी है। अब दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम 0 होता है। वैसे भी बताया था अगर लाइन ऑफ मोमेंटम उस पॉइंट से पास कर जाए तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? 0, जैसे लाइन ऑफ फोर्स में होता था। किसी को कोई डाउट? नो क्लियर सर। है सर। ठीक है, तो सी के अबाउट खाली फर्स्ट टर्म बचेगी, खाली ये वाली टर्म बचेगी, बाद वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे रिजल्ट क्या आएगा? 2/5 mr² ओमेगा माइनस के कैप। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? कैसे करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन? क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग इज conservation of angular moment. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt। यहां से अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाए तो मतलब है dl by dt 0 होगा। dl by dt 0 होने का मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। dl by dt 0 होने का मतलब है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब है I ओमेगा आपका कांस्टेंट। कोई डाउट? नो सर। मोस्ट No, sir. इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई डाउट है यहां तक? आई ओमेगा कांस्टेंट होने का क्या मतलब बना? वो ये बन गया I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, और यहां से आ गया ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ओमेगा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है बेटा? I के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। कोई डाउट है? नो सर। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, समझना बड़े ध्यान से। इट स्टेट्स दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम will be conserved
it states that angular momentum of the system will be conserved if external torque acting on the system is 0. ये क्या कहता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड कब? अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0. अगर ऐसा है तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा बेटा? कंजर्व रहेगा. किसी को कोई डाउट? No, sir. जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में जब एक्सटर्नल फोर्स हाँ, मैंने बताया था आपको कि जैसा ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़ते हैं ना, बिल्कुल सेम रोटेशनल मोशन में होता है, बस लीनियर की जगह एंगुलर चीजें होती जाएंगी सारी. समझ में क्या कह रहा हूं? बट कंडीशन यही है कि क्या आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व सिस्टम का होगा. एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं. सिस्टम का तभी कंजर्व होगा अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0. ठीक है, तो देखते हैं अब इस पे बेस. क्वेश्चन नंबर 1. If the earth suddenly shrinks to 1/64th of its original volume, but mass remains same, then what will be the effect on length of day? तो लेंथ ऑफ डे पर क्या इफेक्ट होगा ये हमें बताना है. ठीक है, करवाऊं, समझना आप ध्यान से. बेटा लेंथ ऑफ डे का मतलब क्या है? कैसे पता लगती है लेंथ ऑफ डे? मतलब एक दिन 24 घंटे का होता है, ये कैसे पता लगता है? अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट एक दिन में घूमता है. Yes, sir. ठीक है, मतलब ओमेगा से रिलेट कर रहा हूं. अब एक चीज सोचो, एज एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, तो हम ये बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है. अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है मींस आई ओमेगा कांस्टेंट है. आई ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है. इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा. हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब आप बड़े ध्यान से समझना. सर एक बार ये I1 I ओमेगा 1 ये समझाना एक बार. बेटा आई ओमेगा कांस्टेंट का क्या मतलब है? इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम है. 1 वाली इनिशियल मान ली, 2 वाली फाइनल मान ली. ओके सर. ठीक है, अब देखना ध्यान से. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का 1/64 हो. क्वेश्चन की वर्डिंग आप पढ़ सकते हो, पढ़ लो, दिया हुआ है. तो बेटा यहां से अर्थ कैसी शेप है? अर्थ की शेप ऑफ अर्थ स्फीयर. स्फीयर मानते हैं. वैसे तो इलिप्टिकल सी होती है, ठीक है, पर हम कैलकुलेशन के लिए स्फीयर मानते हैं. तो फाइनल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो ये आ गई 4/3 पाई R2 क्यूब इज इक्वल टू 1/64 इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब. कैंसिल. क्लियर है यहां तक?
तो ये आ गया R2 विल बी इक्वल टू R1/4। R2 किसके इक्वल आ गया बेटा? R1/4 के। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? ठीक है, अब समझना ध्यान से। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 था। अर्थ इज एज्यूम टू बी सॉलिड स्फीयर, तो I1 को लिखूंगा 2/5 mR1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2/5 mR2 स्क्वायर ओमेगा 2। कोई डाउट? No, sir. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मास सेम है, इसलिए ऐसे लिखा है 2/5 m से 2/5 m कैंसिल। ये बच गया R1 स्क्वायर ओमेगा 1 की वैल्यू होगी 2π/T1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर ओमेगा 2 की वैल्यू होगी 2π/T2। कोई डाउट? एनी डाउट? अरे बोलो। चलिए ठीक है। टाइम पीरियड Okay, sir. ओमेगा होता है ना 2π/T, T Yes, इज द sir. टाइम पीरियड। तो बेटा यहां से क्या आ गया? T2/T1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर, और वो कितना आ गया इस केस में? 1/16 है। तो यहां से जो T2 आ गया वो T1/16 हो गया। मतलब पहले अर्थ अपनी एक्सिस पे जो चक्कर लगा रही थी वो 24 घंटे में लगा रही थी, तो अब जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा वो 24 hour/16, दैट इज 3/2 hour, दैट इज 1.5 hour का पूरे दिन की लेंथ हो जाएगी। पूरा दिन 1.5 घंटे का होगा और पूरे दिन में सिर्फ फिजिक्स की क्लास लगा करेगी। Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. कोई डाउट है यहां तक बेटा? बोलो बेटा। सर समझ सर किसी को? 2 कोई पाई डाउट? बाई टी कैसा है? बेटा ये फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। सर्कुलर मोशन में भी पढ़ते हैं। ओमेगा का मतलब क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मींस 2π/T। करें? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, चलो, sir. अब समझना बड़े ध्यान से। यहाँ पे एक दो चीजें बताता हूँ, शॉर्टकट से बताता हूँ सीधा। अर्थ की जगह कोई और प्लेनेट भी होता और ऐसे ही वो श्रिंक करके उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता बट मास सेम रहता। अगर मैं ये कहूं कि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का 1nth हो गया, ठीक है, तो आपका जो न्यू टाइम पीरियड है वो इनिशियल टाइम, पहले वाले टाइम पीरियड का n की पावर 2/3 टाइम हो जाएगा शॉर्टकट से। अगर वॉल्यूम ना बोलकर कई बार रेडियस ही बोल देता है, साइज ही बोल देता है, आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल बाय एन हो जाएगी, मतलब रेडियस ही चेंज सर हो जाएगी। एन क्या है यहाँ पर? एन कुछ भी टर्म हो सकती है, अभी बता रहा हूं। ओल्ड वैल्यू बाय एन स्क्वायर हो जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन में वॉल्यूम कितने टाइम हुआ था? 1/64. 1/64 टाइम हो गया था। हो गया था क्या नहीं हुआ था? Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट इज एन? 64. 64 की पावर 2/3। Sir, 16. 16। तो आप देख सकते हो नया टाइम पीरियड पुराने वाले का 1/16 आया, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। Yes, sir. इस केस में रेडियस कितने टाइम हो गई थी? अभी देखो हमने निकाला था, रेडियस कितने टाइम हो गई थी? 1/4. 1/4 कैलकुलेशन करके आई थी बाय चांस। कई बार डायरेक्टली दे ही देगा कि रेडियस दी हुई है 1/4 हो गई, तो टाइम पीरियड 4 का स्क्वायर 16, टाइम पीरियड 1/16 टाइम हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. बोलो बेटा। No, sir. ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? अब अगला पॉइंट वैसे ही, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बेस क्वेश्चन कह लो, एप्लीकेशन कह लो। ग्रेविटेशन पढ़ लिया आपने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना। ये एलिप्टिकल पाथ है। कैसा पाथ है?
इलिप्टिकल, इसमें यहां पर सन है और आपने पढ़ा होगा इलिप्टिकल पाथ में एक प्लेनेट सन के अबाउट घूमता है, केपलर फर्स्ट लॉ, Yes, sir. every Yes, sir. planet revolves around the sun in an elliptical orbit with sun at one of the focus. Any doubt? No, sir. No, sir. हाँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? हर Yes, sir. प्लेनेट सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है विद सन एट वन ऑफ द फोकस। कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अब एक चीज समझना बेटा, यहाँ पे इस सन और प्लेनेट के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और आपने ये शायद पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग बोथ द मासेस होती है। बोलो। Yes, sir. इस ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क सन के अबाउट कितना होगा? टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स between sun and planet about the sun torque of gravitational force between sun and planet about the sun कितना होगा? is 0। बोलो। Yes, sir. समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फोर्स है ना, उसी लाइन से उसी पॉइंट से पास कर रही है। अगर फोर्स उसी पॉइंट से पास कर रही है तो उस फोर्स का टॉर्क उसके अबाउट कितना हो गया बेटा? Sir, 0. 0 हो गया। अब अगर टॉर्क 0 है तो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट द सन। कोई Yes, डाउट? sir. हाँ बेटा, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. इसलिए हम सन वाले केस में पढ़ते हैं कि प्लेनेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट द सन कंजर्व रहता है। कोई डाउट यहां तक? No, sir. No, sir. फटाफट नोट करो इसको। ये हाँ बेटा, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, भाई अरे बोलो। एनी डाउट? clear, sir. No, sir. No, sir. यहीं से पॉइंट आता है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये क्या कहती है? ये शायद अगर आपने बेटा ग्रेविटेशन में पढ़ लिया हो तो मैं डिराइव ना करवाऊं, अदरवाइज मैं डिराइव करवाऊं। एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम बाय 2 टाइम मास ऑफ प्लेनेट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सर आप एक बार डिराइव करवा आप डिराइव करवा दो। वहां पढ़ा नहीं क्या? केपलर का सेकंड लॉ,
Aerial velocity of each planet about the sun is constant. चलो मैं बताता हूं, देखो मान लो ये सन है, अभी प्लेनेट यहां पे है, घूम के यहां, बेटा ये प्लेनेट की इनिशियल पोजीशन थी, ये प्लेनेट की फाइनल पोजीशन है, सन के अबाउट प्लेनेट घूम रहा है, मैंने मान लिया ये वाला वेक्टर आर वेक्टर है, तो अगर ये थोड़ा सा घूम के आया तो क्या ये वेक्टर आर होगा या ये वेक्टर चेंज हो गया होगा, बी वाला, बी पॉइंट वाला? सर दोबारा समझा दो। बेटा ओ पॉइंट पे सन है, प्लेनेट सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, हमें पता है, बोलो बेटा। Yes, sir. यस मैंने कहा अभी प्लेनेट ए पे है, जब प्लेनेट ए पे था तो मैंने सन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर आर कंसीडर कर लिया, अब प्लेनेट घूम के बी पे आ गया, तो बेटा क्या ये वाला वेक्टर भी आर होगा या आर से अलग होगा? अलग होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो गई, इसलिए आर से अलग होगा, तो इस वेक्टर का नाम रख दिया मैंने आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। मान लिया ये डी थीटा एंगल, छोटा सा एंगल घुमा है, कोई डाउट? नो सर। No, अब sir. अगर ऐसा है तो कंफर्म है कि ये वाला वेक्टर डी आर वेक्टर होगा। कोई डाउट? Yes, sir. हमने एज्यूम किया है Yes. planet moves from A to B in time dt। प्लेनेट ए से बी में घूम गया कितने टाइम में बेटा? dt टाइम में, ये हमने एज्यूम किया, कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो यहां से No, एरिया sir. स्वेप्ट बाय प्लेनेट about the sun, area swept by planet about the sun, सन के अबाउट एरिया कितना प्लेनेट स्वेप्ट कर रहा है वो अब हम निकाल लेते हैं, ठीक है, इन टाइम dt। बेटा अब ये जो प्लेनेट थोड़ा सा एंगल चला तो लग रहा है ना ट्रायंगुलर, ट्रायंगल में ट्रायंगल आ गया ये, और अगर ये ट्रायंगल आ गया तो मैंने इस एरिया का नाम डीए रख दिया बेटा। तो अगर आपने इस एरिया का नाम डीए रखा है तो आपको पता होना चाहिए डीए कितना आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू आर, बेस इंटू हाइट। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ट्रायंगल का एरिया No, क्या sir. होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो। क्लियर है No, सर। sir. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हुआ, ये जो डीए वेक्टर आ गया, ये आ गया बेटा हाफ ऑफ आर क्रॉस डी आर, अपनी साइड से इधर भी dt से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी dt से मल्टीप्लाई कर दिया। एनी डाउट? नो सर। तो ये आ गया dA बाई dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। एनी डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, यहां से dA वेक्टर बाई dt वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर को क्या लिख दूं? मोमेंटम बाई p, p बाय m। एनी Yes, डाउट? sir. मास किसका है? बार जो रिपीट घूमता करना। का मास है, मतलब प्लेनेट का मास है। अब mp तो बाहर आ गया, क्या बना ये r क्रॉस p, और आपका r क्रॉस p किसके इक्वल है? एंगुलर मोमेंटम के बाय 2 टाइम मास ऑफ प्लेनेट। नहीं समझ आया? नो सर। हाँ बेटा। Yes, sir. ये step. सर एक बार रिपीट कर दो। सर एमपी क्या है? बेटा बता रहा हूं, मास ऑफ प्लेनेट। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। बोलो बेटा। Yes, No, sir. sir. ठीक है, अब देखो आपको पता है मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है बेटा?
मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेक्टर p बाई p बाय m लिख दिया v की जगह। Yes, sir. अब कौन घूम रहा था? प्लेनेट घूम रहा था, तो मास भी प्लेनेट का लिया। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा इस मास ऑफ प्लेनेट, ये तो मल्टीप्लाई, मैंने इसको बाहर ले लिया, मैंने एक ही बात है ना, मोड से बाहर, क्योंकि मास तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए इसको बाहर ले लिया। और ये बचा r क्रॉस p, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं r क्रॉस p क्या था? r क्रॉस f क्या था? एंगुलर मोमेंटम। r क्रॉस p एंगुलर मोमेंटम है, r क्रॉस f क्या था? टॉर्क था। Yes, sir. ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया? यहां से मेरे पास ये रिजल्ट आ गया कि dA बाई dt इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम बाय 2 टाइम मास ऑफ प्लेनेट। mp का मतलब है मास ऑफ प्लेनेट। अब यहां से एज टॉर्क इज 0, हमने पढ़ा था ना प्लेनेट और सन के बीच की फोर्स का टॉर्क 0 है, तो इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा? Constant. Constant. ठीक है, अब आप समझो, अगर आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब ये वाली चीज कांस्टेंट है, प्लेनेट का मास भी फिक्स है, तो आपका ये रिजल्ट आ गया dA बाई dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। नहीं आया समझ? आगे सर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, दैट इज एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम। that is area swept per unit time. Any doubt? No, sir. Sir. समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं बेटा? Yes, sir. यस ठीक है, सर। अब समझना आगे यहाँ पे ध्यान से। dA बाई dt आपका कांस्टेंट आ गया, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम कांस्टेंट आ गया। यहां से ये पता लगा एरियल वेलोसिटी ऑफ ईच प्लेनेट अबाउट द सन इज कांस्टेंट। बोलो बेटा। Yes, sir. दिस इज केपलर्स कौन सा लॉ है? Second. सेकंड। लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। Sir, second. ठीक है ना, ये दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कोई डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, यहीं से No, sir. ये एलिप्टिकल पाथ है, सन यहां होता है बेटा। बोलो, अरे बोलो बेटा। Yes, sir. मैंने कहा ये यहां से यहां तक प्लेनेट घूम के आया, यहां से यहां तक t1 टाइम में, तो उसने सन के अबाउट इतना एरिया कवर किया। और t2 टाइम में वो यहां से यहां तक आया। t2 टाइम में प्लेनेट यहां से यहां तक आया, ये वाला एरिया उसने, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया t2 टाइम में। समझ आ गई मैंने क्या कहा है? वही प्लेनेट है, सन के अबाउट की बात हो रही है सारा कुछ। अब बड़े ध्यान से समझना बेटा, मान लो ये वाला एरिया A1 है, ये वाला एरिया A2 है, तो आप कोई रिलेशन बता सकते हो मुझे A1 A2 T1 T2 में? A1 A2 T1 T2 में रिलेशन, क्या रिलेशन आ गया? A1 बाई A2 इज इक्वल टू T1 बाई T2।
इन शॉर्ट एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एरिया वर्क पर यूनिट टाइम इज सेम, दैट इज A2 by T2, मतलब ये आ गया A1 by T1 इज इक्वल टू A2 by T2, जिसको आपने ऐसे करके ये लिख दिया। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब एक बात सोचो, एक बात सोचना ध्यान से, यहीं से हमें ये भी पता लगेगा यहां पर स्पीड क्या होगी। इस पॉइंट को P बोलते हैं, इस पॉइंट को A बोलते हैं, यहाँ पे सन है, जब प्लेनेट घूम रहा है तो प्लेनेट की स्पीड यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, इस स्पीड को बोलेंगे हम मैक्सिमम स्पीड, और यहाँ पर प्लेनेट की स्पीड सबसे कम होगी, इस स्पीड को बोलते हैं मिनिमम स्पीड। पढ़ा होगा? Yes, sir. यस सर। क्यों मैक्सिमम हुई यहाँ पर स्पीड? आप देखो, यहां पर जो प्लेनेट है वो सन के क्लोजेस्ट है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। आपको पता है आई ओमेगा कांस्टेंट होगा, आई ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब है ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है। अगर ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है तो पी पॉइंट पर आई सबसे कम है, तो ओमेगा सबसे ज्यादा होगा, मतलब स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ओमेगा का मतलब है V इक्वल टू आर ओमेगा, तो स्पीड भी ज्यादा होगी। कोई डाउट? यस यस सर। हाँ भाई, नो सर। क्लियर ए पॉइंट सबसे दूर है, इसलिए ए पॉइंट पे स्पीड सबसे कम होगी। पी पॉइंट का नाम क्या होता है पता है? सर पेरिजियन अपॉलजी। पी पॉइंट का नाम होता है पेरिफिलोन पोजीशन। ए पॉइंट का नाम होता है एफिलोन पोजीशन। और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं आर मिनिमम, और ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे हम? आर मैक्सिमम। तो ये जो आर मिनिमम का नाम होता है पेरिगी, और आर मैक्सिमम का नाम होता है अपोगी। एनी डाउट? नो सर। बोलो बेटा। क्लियर है। नो सर। किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? सन के अबाउट। किसके अबाउट? अबाउट सन। सन के अबाउट। समझ आ गई ना मैंने क्या कहा है? बोलो भाई। Yes, sir. करें आगे? यस सर। ठीक है, देखना नेक्स्ट। अगला पॉइंट है इसी में। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बेटा ये सर्कल है, कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कल में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन अंदर की साइड होगी। कोई डाउट? यस सर। What will be the torque of centripetal force about center? यहां पे आएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर हो जाएगी, इधर आएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर हो जाएगी। बट मतलब what जीरो ही is the होगा। torque of centripetal force about center? जीरो। जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा O पॉइंट से पास कर रहा है। कोई डाउट? यस सर क्लियर है। तो यहां से क्या आ गया? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टॉर्क ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स about the center is zero. बोलो बेटा। अरे क्लियर है? यस सर। So we can apply the conservation of angular momentum of the particle या of the object about the center of the circle.
हाँ जी, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। बोलो बेटा, कोई डाउट है? नो No, सर. समझ में आ गया? यस सर. चलो Yes sir. क्वेश्चन लिखना है एक। An object of mass small m is moving in horizontal circle on a table. Full stop. With the, या ऐसे लिख लो पूरा, with the help of a string passing through a hole in the table. एक टेबल में होल है, वहां से एक धागा पास कर रहा है, ठीक है, उसके अबाउट ये सर्कल में घूम रहा है. नाउ द स्ट्रिंग इज पुल्ड such that radius of the circle becomes half. Radius of the circle becomes half. Then what will be the effect on kinetic energy of the object? आपको बताना है ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. क्वेश्चन समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? सर एक बार क्वेश्चन समझाना. एक बेटा टेबल है, उस टेबल के बीच में हमने एक होल कर दिया छोटा सा, उस होल से एक धागा पास कर दिया, धागे का एक एंड ऑब्जेक्ट को अटैच है और दूसरा एंड टेबल में नीचे है होल से. समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूं? सर एक बार डायग्राम ड्रॉ कर दोगे थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी. हाँ, वो भी कर देते हैं. सिचुएशन इज लाइक दिस कि ये तो मेरे पास एक टेबल है, ये इसका सेंटर है, यहां से एक स्ट्रिंग पास कर रहा है और इसके अबाउट ये स्ट्रिंग पूरा ऐसे है और यहां एक पार्टिकल है जो इसके अबाउट सर्कल में घूम रहा है. समझ आ गई? Yes sir. हाँ बेटा, ये एम मास का पार्टिकल है. कोई डाउट है क्या? No sir. ठीक है, अब मैंने धागे को हाथ से खींच दिया ताकि सर्कल की रेडियस हाफ हो जाए. रेडियस हाफ हो जाए तो पार्टिकल की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको निकालना है. लगाओ दिमाग, करो फटाफट, ट्राई करो, फिर कराता हूं.
करें बेटा? जी सर। देखो बेटा, हम जो फोर्स लगा रहे हैं धागे को खींचने में, वो फोर्स कहां से पास करेगी? सेंटर से। Yes, sir. तो टॉर्क अबाउट सेंटर सर ऑब्जेक्ट ऊपर ही स्ट्रिंग से अटैच था। है ऑब्जेक्ट ऊपर ही स्ट्रिंग से अटैच था। एग्जैक्ट ऊपर से क्या हो गया? सर ऑब्जेक्ट ऊपर ही स्ट्रिंग से अटैच था क्या? हाँ हाँ, ऊपर स्ट्रिंग से अटैच था बेटा। टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर इज 0, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, सेंटर के अबाउट टॉर्क 0 है, टॉर्क 0 है तो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या है? आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। एनी डाउट? No, sir. नो अब सर। आप समझो बेटा ध्यान से, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है? इनिशियल आई क्या होगा? एम आर स्क्वायर इंटू इनिशियल ओमेगा। फाइनल क्या हो जाएगा? m इंटू आर बाई 2 का स्क्वायर इंटू फाइनल ओमेगा। m से m कैंसिल, आपने यहां से देखा ओमेगा इनिशियल विल बी इक्वल टू ओमेगा फाइनल बाय 4, तो आपका जो ओमेगा फाइनल आ गया वो आ गया 4 टाइम ओमेगा इनिशियल। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब अगर मैं सर एक बार स्पीड की बात, हाँ बेटा बताओ। सर यहाँ एम आर स्क्वायर ओमेगा 1 से समझाना एक बार ओमेगा आई से। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूंगा? ये एक पार्टिकल है या स्फीयर स्फोर है? कोई पार्टिकल है ना बेटा? यस सर पार्टिकल। पार्टिकल है ना, और पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही बाद में रेडियस हाफ करी थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेडियस को हाफ कर दिया। अगर मैंने रेडियस को हाफ कर दिया तो एम आर बाय 2 का स्क्वायर। यस सर। बोलो सर बेटा। लेकिन जैसे अगर ये क्वेश्चंस कहीं और आते हैं तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें टॉर्क का यूज करना है? सर जैसे अभी इसमें इस चैप्टर में आ रहे तो हमें पता है कि टॉर्क का यूज करना है। बेटा सर धीरे अगर धीरे बाकी कहीं प्रैक्टिस, और है। देखो जब अभी क्या है, आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, जब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के अलावा आप कंबाइंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आप इन 2-3 क्वेश्चन को कई सारे मेथड से कर पाओगे। कोई और मेथड उस टाइम पे स्ट्राइक कर जाएगा, वो लग जाएगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं। ओके सर। ठीक है, अब देखना बड़े ध्यान से यहाँ पर। तो ओमेगा बढ़ गया बेटा, 4 टाइम हो गया। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा, पता हुआ है? तो बताया भी था हमने, रोटेशन में पढ़ा था। स्पीड का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा। हाँ बेटा, कोई डाउट? यस सर। तो यहां से ये आ गया, इनिशियल स्पीड होगी अपनी आर ओमेगा इनिशियल, तो फाइनल स्पीड होगी, रेडियस तो होगी आर बाय 2 ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल को मैं क्या लिख दूं बेटा? 4 टाइम ओमेगा इनिशियल। बोलो यहां से। यस सर। तो ये कितना आ गया? 2 टाइम इनिशियल स्पीड। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाद में स्पीड, फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड की डबल हो गई, मतलब स्पीड डबल हो गई। अगर स्पीड डबल हो गई तो आप सोच सकते हो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम हो जाएगी बेटा? 4 टाइम हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। तो यहां से मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगा कि जब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हमें, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहा, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही? क्या काइनेटिक नो एनर्जी सर। कंजर्व रही? नहीं रही। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो लिख लेना, इन केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
लिखना बेटा, इन केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व angular momentum of the system is conserved, but kinetic energy of the system need not to be conserved, may or may not be conserved, but kinetic energy of the system may or may not be conserved. Any doubt? No, sir. कंसेप्ट समझ में आ गया क्या किया मैंने? यस सर। सर काइनेटिक एनर्जी हमेशा डबल थोड़ी आएगी ना सर? डब हमेशा नहीं आएगी बेटा, ये तो इस केस में इसलिए आ रही है जब आपने धागे को नीचे खींचा है, जब आपने धागे को नीचे खींचा है तो आपने वर्क डन पॉजिटिव किया कि नेगेटिव किया है? धागे की रेडियस पहले आर थी, अब आपने आधी रेडियस कर दी, इसका मतलब आपने थोड़ा सा धागा नीचे खींचा है, धागा नीचे खींचा तो आपने फोर्स भी नीचे लगाई है, फोर्स भी नीचे लगाई है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ है, तो वर्क डन आपने पॉजिटिव किया कि नेगेटिव किया? बताओ बेटा। पॉजिटिव की है। पॉजिटिव, क्योंकि मैंने फोर्स भी नीचे लगाई और खींचा भी नीचे ही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो वर्क डन मेरा पॉजिटिव आया। वर्क डन पॉजिटिव आया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? सर इंक्रीज करेगी। हाँ, इसीलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से ज्यादा आ गई इस केस में। एनी डाउट? नो सर। सर वर्क डन नेगेटिव होगा तो कम आएगी। अगर वर्क डन नेगेटिव होगा तो नेचुरल सी बात है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से ज्यादा आएगी, और अगर वर्क डन नेगेटिव है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम आएगी। एनी डाउट? नो सर। करें आगे? हाँ बेटा आगे करें। यस सर। देखना बेटा अब आगे अगला क्वेश्चन है। ये मेरे पास एक रोड है जिसको इधर से हिंज किया हुआ है, इस रोड का मास एम है, लेंथ एल है, यूनिफॉर्म रोड है, यूनिफॉर्म रोड है, मास एम है, लेंथ एल है। एम मास से यहां से यू स्पीड से एक बॉल को इस पे यहां स्ट्राइक करवा दिया। एम मास यू स्पीड से एक बॉल को इस पे स्ट्राइक करवा दिया। समझ आ गई मैंने क्या कहा है? आफ्टर कोलिजन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। हमने मान लिया कोलिजन के बाद पार्टिकल किस पे आ गया बेटा? रेस्ट पे। अब बेटा एक चीज सोचना, सोच के जवाब देना बेटा मेरे को। जैसे ही ये वाला पार्टिकल इसको आके यहाँ स्ट्राइक करेगा तो ये पार्टिकल इस रोड पे कुछ फोर्स लगाएगा, तो ये रोड आगे चलेगी या घूमेगी? सर थोड़ा सा आगे होगी। बेटा ये ऊपर से हिंज्ड है, ये ध्यान रखना आपको। सर घूमेगी ये। सर घूमेगी। हाँ, अगर ये फ्री होती तो सर तो जी फिर सर। आगे चलती। फिर आगे भी चलती और घूमती भी। सही, यस सर। ठीक है। अभी ये एक जगह से फिक्स की हुई है ना बेटा, तो ये चल तो सकती नहीं, सिर्फ घूम सकती है उस पॉइंट के अबाउट। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड ओके ओके सर। द एंगुलर वेलोसिटी
find the angular velocity acquired by the rod just after collision. Also find velocity of center of mass of rod just after collision. हमें ये दो चीजें निकालनी है। समझ में आया बेटा कैसे करने? लगाएं लॉजिक? यस सर। चलो समझना ध्यान से, इसका सॉल्यूशन करते हैं। बड़े ध्यान से यहाँ पे आपको समझना है बेटा। क्या इस क्वेश्चन में मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूं? यस सर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब लगता है? सर जब एफ एक्सटर्नल 0 होती है। FX. क्या इस केस में कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स है? Sir. नो सर। है? बोलो बेटा। ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब हवा में नहीं है, ग्राउंड पे पड़ी है, ऐसे ही लेटी ऐसे पड़ी है ग्राउंड पे। जैसे अपन एक पेन रख दिया ना टेबल पे और उधर से एक पार्टिकल आके टकराया। समझ आ गई मैंने क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। नहीं समझ आया? यस सर। मैं कह रहा हूं बेटा ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। मान लो आपने टेबल पे एक रोड को एक एंड फिक्स करके रख दिया, दूसरी साइड से कोई पार्टिकल आके टकराया, तो ये जो पेन का एक एंड घूमेगा वो टेबल पे घूमेगा या हवा में घूमेगा? अरे बेटा सर टेबल पे। ऐसी सिचुएशन है, ये ऐसे है, हवा में नहीं है, ये टेबल है, इस टेबल पे ऐसे ये पेन रख दिया मैंने। समझ आ गई मैंने क्या कहा है? बोलो बेटा। ये टेबल पे रख दिया और अब यहां से मैंने एक पार्टिकल आके टकराया इस पे, तो ये वाला जो पेन है वो इधर ही घूमेगा ना, ऐसे ऐसे। अरे समझ आ रहा है? यस Yes. सर। यस। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मैंने तो इस केस में इसको हिंज किया हुआ है, जब मैंने इसको हिंज किया हुआ है तो हिंज फोर्स लग रही होगी या नहीं लग रही होगी? सर टेबल पे घूमेगा तो लगेगी। हिंज फोर्स लग रही होगी या नहीं लग रही होगी? सर लग रही हो। Agree होगी. तो हिंज लग रही फोर्स लग होगी। रही होगी, हिंज फोर्स लग रही होगी, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकता, एज एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट जीरो ड्यू टू हिंज फोर्स। सर हिंज फोर्स सिस्टम का ही पार्ट नहीं है। सिस्टम का पार्ट है सिर्फ रोड और पार्टिकल। समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूं? आप किस किस की मोशन को डिस्कस करोगे? एक्सटर्नल फोर्स मानी जाएगी। हाँ, आप किस किस की मोशन को डिस्कस करोगे? ओके सर। सर रॉड के और जो बॉल है जिससे। हाँ, जो पार्टिकल आया ऑब्जेक्ट आया उसकी मोशन को, तो ये दोनों सिस्टम का पार्ट है, इसके अलावा सारी फोर्स बाहर की। कोई ओके डाउट? सर। कोलाइड हुई है। तो नो क्या सर। इस केस में ओके सर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। नो सर। सर एंगुलर मोमेंटम लगेगा। किस पॉइंट के अबाउट लगेगा एंगुलर मोमेंट? सर जहां से हमने हिंज हाँ, क्यों? क्योंकि तभी टॉर्क जीरो हो सकता है। अगर मैं कहूं नहीं किया इस हुआ। पॉइंट के अबाउट लगाना है, तो क्या हिंज फोर्स का टॉर्क जीरो होगा? पता नहीं। नहीं सर। समझ आ गई? तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं अबाउट हिंज्ड फोर्स, अबाउट हिंज्ड पॉइंट। ये एप्लीकेबल होगा एज टॉर्क अबाउट हिंज्ड पॉइंट इज जीरो। कोई डाउट? नो सर। जब भी रोड हिंज्ड होगी तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगाना, क्या लगाना है? कंजर्वेशन ऑफ Angular एंगुलर momentum. मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम, और वो भी सिर्फ कौन से पॉइंट के अबाउट? सर जिस पॉइंट पे वो Eight. हिंज होगी। सर हिंज पॉइंट, जिस about पॉइंट पे हिंज हो 0. उसके अबाउट। कंसेप्ट समझ में आया? पहली बात। यस सर। यस सर। तो अब रूल क्या आ गया
ये आ गया L इनिशियल शुड बी इक्वल टू L फाइनल। बोलो बेटा। Yes, sir. L इनिशियल शुड बी इक्वल टू L फाइनल। अगर L इनिशियल और L फाइनल सेम है, अगर L इनिशियल और L फाइनल सेम है, तो बेटा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की आप बात करो। इनिशियली रोड का एंगुलर मोमेंटम 0 है क्योंकि रोड रेस्ट पे थी। पार्टिकल घूम के आ रहा है, कितने की स्पीड से आया? MUL। समझ आया ये कैसे लिखा मैंने? पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम होगा MU, और यहां से हिंज पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना हुआ L, तो एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस P। तो मैंने वही लगा दिया। समझ आया कैसे किया? यस सर। बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है। आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल तो आ गया रेस्ट पे और रोड घूम गई। रोड घूम गई तो मतलब एंगुलर मोमेंटम अब रोड का क्या होगा? आई ओमेगा। नहीं समझ आया? सर आ गया। बोलो बेटा। इनिशियली रोड रेस्ट पे थी, उसका एंगुलर मोमेंटम 0, पार्टिकल का R क्रॉस P। फाइनली पार्टिकल रेस्ट पे आ गया और रोड का लिख दिया आई ओमेगा। ये जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन के लिए लगाया है। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब यहां से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये बना MUL इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O इज ML स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा। कोई डाउट? नो सर। तो यहां से ओमेगा आ गया बेटा है। क्लियर है ना यहाँ तक? ये कैपिटल M था। क्यों? O पॉइंट के अबाउट रोड घूमेगी तो O पॉइंट तो एक एंड से पास कर रहा है और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ML स्क्वायर बाय 3। तो हमारा जो ओमेगा आ गया वो आ गया 3 इंटू M/M U/L। कोई डाउट? No, sir. अब बेटा जब अब क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन ये है कि ये रोड है, ये O पॉइंट है जिसके अबाउट ये फिक्स है। अब ये रोड ओमेगा से घूम रही है, बस यही तो है। बोलो बेटा। यस सर। पार्टिकल तो है ही नहीं, पार्टिकल रेस्ट पे आ चुका है। मैंने पूछी थी स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूर है? L/2। L/2। कल बताया था मैंने, अगर कोई रोड घूम रही हो और किसी पॉइंट की स्पीड बतानी हो तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? याद हो तो? R ओमेगा। याद है? Sir, R omega. R की वैल्यू होगी L/2 इंटू ओमेगा। वैल्यू पुट करो आप 3M/M U/L इंटू L/2। L से L कैंसिल, रिजल्ट आ गया 3/2 स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू U। ये आपकी सेंटर ऑफ मास की स्पीड आ गई आफ्टर कोलिजन। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? नो सर। बोलो बेटा। क्लियर है सर। कंसेप्ट समझ में आ गया? No, sir. यस सर। हाँ बेटा। अगला क्वेश्चन। इन द अबव क्वेश्चन if particle sticks to the road after collision, then find the angular velocity of the road just after collision. Find the angular velocity of the road just after collision. करेक्ट? Yes, बोलो। sir. अब सिचुएशन क्या है? वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। तो बेटा MUL ये तो पहले वाले का। बाद में रोड का क्या होगा? रोड का तो होगा ML स्क्वायर बाय 3
ओमेगा। अब पार्टिकल भी तो घूम रहा है, पार्टिकल का होगा ml² ओमेगा। कोई डाउट? नो नो सर। सर। बाद की सिचुएशन अब ये है, पिछला क्वेश्चन सेम है, मान लो ये ओमेगा से घूम रही है, तो एक रोड का होगा और पार्टिकल यहाँ चिपक गया, पार्टिकल अब चल रहा है क्या घूम रहा है? सर पार्टिकल भी घूम रहा है। घूम रहा है, तो पार्टिकल का होगा आई ओमेगा, आई होगा ml² पार्टिकल के लिए। एनी डाउट? जी सर। नो समझ आया सर। मैंने क्या किया? यस यहां से सर। आ गया बेटा MUL इज इक्वल टू M कैपिटल L स्क्वायर बाई 3 प्लस स्मॉल m L स्क्वायर इंटू ओमेगा। मैंने ये L L L कैंसिल कर दिया, आपने यहाँ से ओमेगा निकाल लेना है। जैसे ही आप ओमेगा निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा स्मॉल m U बाई M कैपिटल L प्लस M कैपिटल L बाई 3। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ओमेगा की वैल्यू just after collision, this is 3mu by capital ML plus 3ml। तो ये आ गया 3mu by capital M plus 3m into L। Any doubt? नो सर। This is the No, sir. angular velocity of rod just after collision। बोलो बेटा। हाँ जी, कोई डाउट है यहाँ तक? No, सर sir. इसके बाद कौन से टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में? बेटा एक कल नेक्स्ट क्लास कब है? फ्राइडे को। यस सर। उसमें हम ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और ये इससे पहले तक का सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे एक क्लास में, और उसके बाद बचेगी रोलिंग मोशन जिसमें मेरे को 3 से 4 क्लास चाहिए। फ्राइडे को है। नहीं, फ्राइडे को तो रोलिंग मोशन तक कंप्लीट हो जाएगा, रोलिंग से पहले पहले का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद और क्वेश्चन नहीं है, लास्ट ही क्वेश्चन था आज का। ये समझ में आ गया बेटा कैसे क्या कुछ करना है हमें? ओके सर। यस सर। जी तो सर। आज की क्लास में एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको समझ में आनी चाहिए, बड़े ध्यान से यहाँ समझना है, ठीक है? पहली चीज, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब लगता है? यस सर। सर जब टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है। एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो बेटा? 0 हो, 0। ठीक है? तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता यस है, सर। ठीक है? समझ में आ गई मैंने क्या कहा है? अब जिस Yes, पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, तो आपको पहले ऐसा पॉइंट चूज करना पड़ेगा जिसके अबाउट नेट टॉर्क क्या हो बेटा? 0। 0। यस सर। सर अगर हिंज को दे रखी होगी तो वहीं पे देखेंगे हम। हाँ, हिंज दे रखा हो तो वहीं देखेंगे, अगर हिंज नहीं दे रखा हो तो सेंटर ऑफ मास पे देखेंगे। क्यों सेंटर ऑफ मास पे देखेंगे? अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अलावा हिंज ना दे रखा हो, फ्री रोड होती, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट पे देखता तो मेरे को कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती। क्यों मुश्किल हो जाती? जो आज के लेक्चर में हमने बिल्कुल शुरू में एक रूल पढ़ा है, आप देखो ध्यान से यहाँ पर, ये इस रूल में अगर सेंटर ऑफ मास के अलावा कोई और पॉइंट है, जैसे पी पॉइंट है, तो मेरे को कैलकुलेशन में 2 टर्म निकालनी पड़ रही है, बट अगर खाली पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो तो मुझे खाली एक ही टर्म निकालनी पड़ रही है। किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर में ये जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? अब आप जैसे मैं आपको एक दो चीजें और बता दूं कि बैलेट डांसर होता है ना, जो सर्कस देखिए कभी? Yes, sir. सर्कस देखने गए हो फैमिली के साथ कभी? नो सर। जब सर्कस खत्म होती है ना, तो बेटा सर्कस के जितने आर्टिस्ट होते हैं नीचे आते हुए अपने हाथों को ऐसे फैला लेते हैं शाहरुख खान की तरह, Yes, sir. ठीक है? वो क्यों फैलाते हैं ऐसे हाथ को, ऐसे क्यों स्ट्रेच क्यों कर लेते हैं? सर थैंक यू कर रहे होते हैं शो देखने के लिए। हमें लगता है थैंक यू कर रहे होते हैं, एक्चुअली में वो ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं घूमते हुए।
जब सर्कस खत्म होती है तो जितने आर्टिस्ट ऊपर से घूमते हुए नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, तो वो अपनी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा लेते हैं, ताकि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है, उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा लिया तो स्पीड कम हो जाएगी। यस सर। समझ आ गई? यस यस सर। सर। और हमें लगता है थैंक यू बोल रहे हैं, तो एक काम करने से 2 काम हो जाते हैं। अगर कभी आप खड़े होकर गोल गोल घूमो, चक्कर आने लग जाते हैं, पर जब आपको रुकना हो सीधा रुक जाते हो, या कई बार बंदा अपने हाथ पैर फैला लेता है? सर हाथ पैर फैला लेते हैं। फैला लेते हैं। हाँ, हाथ थोड़े से स्ट्रेच कर लेते हैं, हैंड्स को स्ट्रेच कर लेते हैं, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हो गए। अगर पार्टिकल दूर दूर हो गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो ओमेगा कम हो गया। समझ में आया? यस यस सर। सर। हाँ बेटा, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैं आपको बेटा फिर बता दूं, नीट जेई मेन दोनों में से कोई पेपर उठा के देख लेना, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आते हैं, अभी मैं एक क्लास और लूंगा उस पे, या फिर रोलिंग मोशन से आते हैं। हर साल इन 2 टॉपिक में से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 2 में से एक में तो कंफर्म मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो आज किया है, और एक क्लास और लगेगी, और उसके बाद हम करेंगे बेटा रोलिंग मोशन। ठीक है, यस सर। थैंक यू। Yes, sir. इतना कर लो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर।